ये एक जाल है और तुमने पहले से ही इसके धागों को खींचना शुरू कर दिया है। नारुतो आगे की तरफ गिर पड़ा। उसने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। उसके सिर में एक अंधा कर देने वाला दर्द उठा। उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन अपने मुंह से कोई चीख नहीं निकलने दी। एक ही पल बाद वो पेड़ वापस आ गए। वो नॉर्मल रात का आसमान लौट आया। झींगुरों के गाने की आवाज आने लगी। वो ग्लिच खत्म हो चुका था, लेकिन वो मैसेज एकदम शीशे की तरह साफ था। शिबाए ओत्सुकी सिर्फ दूर से बैठकर तमाशा नहीं देख रहा था। वो गॉड इस पूरी टाइमलाइन को मॉनिटर कर रहा था। नारुतो के हर एक छोटे से छोटे कदम पर नजर रख रहा था। वो ओत्सुकी शैडोज पहले से ही करीब आ रही थीं, और नारुतो को अब ये खौफनाक सच समझ में आ गया था कि उसे सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए पास्ट में नहीं भेजा गया था। वो एक डिवाइन एक्सपेरिमेंट में फंस चुका था, जहां शिबाई ये देखना चाहता था कि क्या इंसान खुद डेस्टिनी को तोड़ सकता है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हिडन लीफ विलेज की सड़कों पर अब एकदम सन्नाटा था। सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़कों पर पड़ रही थी। नारुतो छिपते हुए बहुत ही खामोशी से अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे उचीहा कॉम्पाउंड के पास से गुजरना पड़ा। ये वो वक्त था जब उचीहा मैसेकर अभी नहीं हुआ था। कॉम्पाउंड के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। नारुतो ने अपनी चाल और भी धीमी कर ली। वो किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अंधेरी गली में गई। वहां एक 7 साल का बच्चा अकेला खड़ा था। वो एक लकड़ी के कुनाई से प्रैक्टिस कर रहा था। सासुके उचीहा। नारुतो ने एक गहरी सांस ली। वो चुपचाप उस गली के किनारे से गुजरने लगा। उसका कोई इरादा नहीं था सासुके से बात करने का, लेकिन अचानक हवा का तापमान एकदम से गिर गया। नारुतो के रोंगटे खड़े हो गए। उसे वही एहसास हुआ, वही डरावनी ठंडी मौजूदगी जो उसे सुबह एकेडमी के बाहर महसूस हुई थी। वो इनविजिबल ओत्सुकी एजेंट्स आसपास ही थे। तभी सासुके के प्रैक्टिस करने की आवाज एकदम से रुक गई। वो लकड़ी का कुनाई उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। नारुतो के कदम वहीं जम गए। उसने पलट कर देखा। सासुके उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसका शरीर एकदम सीधा और अकड़ा हुआ था, जैसे किसी कठपुतली के धागे अचानक से खींच दिए गए हों। बहुत ही धीरे धीरे सासुके पीछे मुड़ा, और जब नारुतो ने उसका चेहरा देखा तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गईं। सासुके की आंखें नॉर्मल नहीं थीं, उनमें शारिंगान भी नहीं था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद और खाली, बिल्कुल एक ओत्सुकी की तरह थी। उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक डरावना अनंत खालीपन था। सासुके का मुंह खुला, लेकिन जो आवाज बाहर आई वो एक 7 साल के बच्चे की नहीं थी। वो आवाज बहुत ही भारी, ठंडी और गूंजने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। हम तुम्हें देख रहे हैं, 7th होकागे। नारुतो का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झटके से अपनी कुनाई निकाल ली। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। 7th होकागे? उन्हें पता था, उन ओत्सुकी एजेंट्स को पता था कि वो 7 साल का बच्चा नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ होकागे है। लेकिन इससे पहले कि नारुतो कुछ कर पाता, सासुके ने अपनी आंखें जोर से बंद की। जब सासुके ने अगली बार अपनी आंखें खोली तो वो वापस नॉर्मल काले रंग की हो चुकी थी। सासुके ने अपना सिर पकड़ा, जैसे उसे अचानक से कोई चक्कर आ गया हो। उसने सामने खड़े नारुतो को देखा और हमेशा की तरह चिढ़ते हुए बोला, तुम यहां क्या घूर रहे हो लूजर, भागो यहां से। सासुके को कुछ भी याद नहीं था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पिछले 5 सेकंड्स में उसके शरीर को किसने कंट्रोल किया था। नारुतो के हाथ से कुनाई नीचे गिरते गिरते बची। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे वो खौफनाक सच समझ आ गया था। ओत्सुकी एजेंट्स को किसी फिजिकल बॉडी में आने की जरूरत नहीं थी। वो विलेज के किसी भी इंसान को, चाहे वो सासुके हो, इरुका हो या हिनाता हो, किसी भी वक्त एक कैमरे या कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। नारुतो इस विलेज में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। कोई भी इंसान किसी भी पल उसका दुश्मन बन सकता था। नारुतो बिना कुछ कहे वहां से पीछे हटा और अपनी पूरी स्पीड से भागने लगा। वो भागता रहा जब तक वो अपने उस छोटे से अंधेरे अपार्टमेंट में नहीं पहुंच गया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और सीधा बाथरूम की तरफ भागा। उसने नल खोला और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के कई छपाके मारे। वो शीशे में खुद को घूर रहा था। वो हाँफ रहा था। वो मुझे देख सकते हैं, वो हर जगह है। मैं यहां उन्हें रोकने के लिए आया हूं, लेकिन वो तो मेरे साथ कोई भयानक खेल खेल रहे हैं। तभी नारुतो को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में एक भयानक जलन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां कोई जलता हुआ कोयला रख दिया हो। छन छन। जलन इतनी तेज थी कि नारुतो दर्द से करा उठा। उसने झटके से अपनी टी शर्ट का कॉलर नीचे खींचा और अपनी गर्दन को शीशे में घुमा कर देखा।
आईने में जो दिखा उसने नारुतो के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसकी गर्दन के ठीक नीचे कंधे के पास एक काले रंग का बहुत ही अजीब सा निशान उभर रहा था। ये कोई आम कर्स मार्क नहीं था, ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न था, बिल्कुल किसी ओत्सुसुकी कर्मा सील की तरह। लेकिन ये कर्मा से भी ज्यादा पुराना और खौफनाक लग रहा था। वो निशान हल्का सा लाल रंग में ग्लो कर रहा था और फिर धीरे धीरे वो वापस काला होकर नारुतो की स्किन में छिपने लगा, डॉर्मेंट हो गया। नारुतो वहीं बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ा। वो सिर्फ टाइम में पीछे नहीं आया था, शिबाई ने उसे आजाद नहीं किया था। जब उस गॉड ने नारुतो को पास्ट में भेजा था तो उसने नारुतो पर अपना निशान लगा दिया था। नारुतो एक टाइम ट्रैवलर नहीं था, वो ओत्सुसुकी क्लैन का एक चलता फिरता लैब रैट था जिस पर वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नारुतो ने अपने बालों को कसकर पकड़ लिया। वो पूरी तरह से टूट रहा था। दुनिया तबाह हो चुकी है, दुश्मन हर जगह अदृश्य रूप में मौजूद है, दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और वो खुद एक गॉड के कंट्रोल में है। वो अकेला इस सब से कैसे लड़ेगा? हताश और थका हुआ नारुतो अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने कमरे की बत्ती नहीं जलाई, वो बस उस अंधेरे में बैठना चाहता था। तभी ठक, खिड़की के शीशे पर कुछ टकराने की हल्की सी आवाज आई। नारुतो झटके से अलर्ट हो गया। उसने अपनी कुनाई उठाई और धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर घना अंधेरा था, गली में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की की लकड़ी पर एक कुनाई गड़ी हुई थी और उस कुनाई पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बंधा हुआ था। नारुतो ने सावधानी से खिड़की खोली और उस कागज को निकाल लिया। कुनाई बहुत ही खास तरीके की थी, ये कोई आम निंजा टूल नहीं था। नारुतो ने उस मुड़े हुए कागज को खोला। उस पर बहुत ही साफ और तेज लिखाई में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अकेली नहीं हो जिसे वो राख याद है, मुझे वैली ऑफ द एंड में आकर मिलो। नारुतो की आंखें फटी की फटी रह गईं। दी एशेज, ये शब्द कोई पास्ट का इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही लिख सकता है जिसने अर्थ को शिबाई के हाथों तबाह होते हुए देखा हो। लेकिन कौन? बोरुटो? क्या कावाकी के डायमेंशन पोर्टल ने बोरुटो को भी बचा लिया था? कावाकी, क्या वो भी इस पास्ट में आ गया है? या फिर फ्यूचर का सास्के? या शायद कोई ऐसा दुश्मन जो नारुतो के साथ इस पास्ट में आ गया है? नारुतो ने खिड़की से बाहर उस दूर होकागे मॉन्यूमेंट की तरफ देखा। रात की खामोशी अब उसे काटने को दौड़ रही थी। खेल अब सिर्फ ओत्सुसुकी के छिपने का नहीं था, इस टाइमलाइन में कोई और भी था, कोई ऐसा जो सब कुछ जानता है, कोई ऐसा जो वैली ऑफ द एंड में उसका इंतजार कर रहा था, वो जगह जहां हमेशा सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती है। जो कोई भी हो, मैं आ रहा हूं। तो रात की ठंडी हवा किसी घायल जानवर की तरह चीख रही थी। 7 साल का नारुतो उजुमाकी फायर कंट्री के घने जंगलों के बीच से पूरी रफ्तार में भाग रहा था। वो आम रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो पेड़ों की डालियों से छलांग लगाता हुआ एक ऐसी खामोशी और फुर्ती के साथ आगे बढ़ रहा था जो उस उम्र के किसी भी आम बच्चे में हो ही नहीं सकती थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी जेब में रखा वो कागज का टुकड़ा बहुत भारी महसूस हो रहा था। तुम अकेले नहीं हो जिसे वो राख याद है। जिस किसी ने भी वो कागज लिखा था, वो उस तबाह हुए फ्यूचर का सच जानता था। वो शिबाए के बारे में जानता था और अब वो इंसान निंजा इतिहास के सबसे खूनी और ऐतिहासिक मैदान में नारुतो का इंतजार कर रहा था। अचानक जंगल के पेड़ खत्म हो गए। हवा में एक विशाल झरने के गिरने की गूंजती हुई आवाज भर गई। नारुतो ने बहुत ही खामोशी से एक चट्टान पर लैंड किया और नीचे की तरफ देखा। द वैली ऑफ द एंड। हशिरामा सेंजू और मदारा उचीहा के वो विशाल पत्थर के पुतले उस पीली चांदनी में एकदम शांत खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और उनके बीच से वो तेज नदी बह रही थी। इस जगह का इतिहास खून से सना हुआ था और नारुतो से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता था। नारुतो ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मदारा के पत्थर के पुतले के नीचे वाले घने अंधेरे को स्कैन करने लगा। मैं यहां हूं, सामने आओ। अगर तुम्हें सच में वो राख याद है तो तुम जानते होगे कि मेरे पास इन खेलों के लिए वक्त नहीं है। कुछ पलों तक वहां सिर्फ उस गिरते हुए झरने की आवाज थी। फिर मदारा के पत्थर के पैर के पीछे वाले उस घने अंधेरे से कदमों की आवाज गूंजने लगी। एक लंबा सा साया चांदनी में बाहर निकल कर आया। उसने एक बहुत ही डार्क और भारी लबादा पहन रखा था जिसने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था। उसका चेहरा एक एकदम खाली, बिना किसी डिजाइन वाले नकाब के पीछे छिपा हुआ था। नारुतो तुरंत अपनी डिफेंसिव स्टांस में आ गया। उसके हाथ ने अपनी कुनाई को कसकर पकड़ लिया। वो उस इंसान का चक्रा बिल्कुल सेंस नहीं कर पा रहा था। उसका चक्रा पूरी तरह से मास्क्ड था। तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं सेवेंथ होकागे, या मुझे कहना चाहिए अकेडमी स्टूडेंट। नारुतो की पकड़ अपनी कुनाई पर और मजबूत हो गई। कौन हो तुम?
क्या वो डायमेंशनल रिफ्ट तुम्हें भी अपने साथ यहां खींच लाया? क्या तुम बोरुटो हो या कवाकी? उस मास्क मैन ने एक बहुत ही धीमी सूखी सी हंसी हंसी। उसने शब्दों में जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने धीरे से अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। नारुतो की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उस आदमी की हथेली में चक्रा बहुत वायलेंटली घूमना शुरू हो गया है। वो तेज और तेज घूमने लगा, एक चमकदार नीली रोशनी में ग्लो करने लगा और आखिरकार प्योर एनर्जी के एक परफेक्ट तबाह कर देने वाले गोले में बदल गया, एक रसिनगन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस मास्क मैन ने अपना बायां हाथ उन गीले पत्थरों पर जोर से पटका। हवा में सफेद धुएं का एक बड़ा सा धमाका हुआ और जब वो धुआं छटा तो एक बहुत ही विशाल युद्ध के निशानों से भरा हुआ टोड उसके बगल में बैठा था, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नारुतो को घूर रहा था। नारुतो की सांसें अटक गईं, उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा दर्द और हैरानी छा गई। रसिनगन और टोड समन, इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान था जो बिल्कुल इस तरह से लड़ता था। पर्वीसेज नहीं, मास्टर जिराया। मास्क मैन ने अपना रसिनगन डिस्पेल कर दिया। वो नीली रोशनी गायब हो गई और वो जगह वापस उस धुंधली चांदनी में डूब गई। उसने नीचे खड़े उस 7 साल के बच्चे की तरफ देखा। मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं नारुतो, और ये कोई खुशी का मिलन नहीं है। तुम और मैं, हम दोनों सिर्फ वो भूत हैं जो दुनिया के खत्म होने के बाद भी जिंदा बच गए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि शिबाई उत्सुकी ने तुम्हें किसी रहम की वजह से जिंदा छोड़ा है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। उस नकाबपोश आदमी ने अपनी उंगली सीधा नारुतो की गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ उठाई, बिल्कुल वहीं जहां उसकी टी शर्ट के नीचे वो अजीब सा काले रंग का ज्योमेट्रिक निशान छिपा हुआ था। तुम्हारी गर्दन पर मौजूद वो निशान कोई आजादी का तोहफा नहीं है। जब शिबाई ने तुम्हें पास्ट में फेंका तो उसने इशिकी ओत्सुकी की रूह को तुम्हारे शरीर के अंदर प्लांट कर दिया। तुम सिर्फ एक टाइम ट्रैवलर नहीं हो नारुतो, तुम एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब हो। नारुतो का खून एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उस नकाबपोश आदमी ने कदम आगे बढ़ाए और उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। ओत्सुकी एजेंट्स तुम्हारे विलेज में पहले से ही छिपकर बैठे हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है, अगर तुम्हें इशिकी को अपने अंदर दबाकर रखना है, तो तुम्हें उन शैडोज में गायब होना पड़ेगा। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी इस नई शापित ताकत को कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज रात से वो शोर मचाने वाला बेवकूफ नारुतो उजुमाकी हमेशा के लिए मर जाना चाहिए। उस गिरते हुए झरने की खौफनाक आवाज के बीच 7 साल के नारुतो ने उस मास्क्ड मैन की सारी बातें सुनी। उसकी गर्दन पर मौजूद वो काला निशान इशिकी का कर्मा अब एक धड़कते हुए शराब की तरह महसूस हो रहा था। लेकिन नारुतो के दिमाग में अभी भी एक सवाल हथौड़े की तरह वार कर रहा था। उसने अपनी नीली आंखें सिकोड़ी और उस मास्क्ड मैन की तरफ देखा। तुमने कहा कि ओत्सुकी एजेंट्स मुझे देख रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो आसमान फाड़कर नीचे आए थे? वो 5 खूंखार उत्सुकी वो जिगिन से भी ज्यादा ताकतवर थे। वो इस टाइमलाइन में कहां छिपे हैं? मास्क्ड मैन ने अपनी मुट्ठी को कसते हुए एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने नारुतो के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो 5 ओत्सुकी वो अब इस टाइमलाइन में कहीं नहीं है नारुतो। वो गायब नहीं हुए हैं, वो मर चुके हैं। एक पूरे प्लैनेट की टाइमलाइन को रिवाइंड करने के लिए यहां तक कि एक गॉड को भी मैसिव चक्रा की जरूरत पड़ती है। शिबाई ने इस पास्ट को बनाने के लिए उन 5 उत्सुकी को जिंदा निगल लिया था, कंज्यूम कर लिया था। उसने अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी सिर्फ इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए। नारुतो का खून एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें एक डबल लाइफ जीनी होगी। दिन के उजाले में तुम्हें गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ, एक नाकारा लूजर बनना होगा। अपनी होकागे वाली प्राइड को तुम्हें मारना होगा। लेकिन रात के अंधेरे में मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे खामोश और जानलेवा असैसिन बनाऊंगा। नारुतो ने बिना पलक झपकाए उस आदमी की बात मान ली और उसी रात से वो खौफनाक ट्रेनिंग शुरू हो गई। नारुतो के शरीर में अब 3 भयानक ताकतें एक साथ मौजूद थीं। उसका अपना होकागे लेवल चक्रा, कुरामा का खौलता हुआ नफरत भरा चक्रा और इशिकी के कर्मा का वो ठंडा डरावना वॉइड। इन तीनों को एक साथ दबाकर रखना किसी टिकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब को पकड़ने जैसा था। रात रात भर वो मास्क्ड मैन के साथ अपनी हड्डियां तोड़ता और दिन में एकेडमी में जाकर एक बेवकूफ की तरह हंसता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक बहुत ही डार्क और सिनेमैटिक बदलाव शुरू हुआ। हिडन लीफ विलेज के पेड़ों से पतझड़ के सूखे पत्ते गिरे।
भारी सर्दियों की बर्फ ने उस सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड को सफेद कर दिया और फिर बसंत के चेरी ब्लॉसम खिलने लगे। सीजन्स बदलते रहे। पूरे 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। उन बदलते हुए सीजन्स के साथ रात के अंधेरे में